हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। देखो यार, सरफेस केमिस्ट्री में जो होता है तीन पार्ट होते हैं। एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है कोलाइडल, एक होता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो उन्हीं में से एक पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बचे हुए पार्ट को कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जरा देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं। अब हम लोग धीरे 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 करके कहाँ पहुँच रहे हैं, इंड पर पहुँच रहे हैं। तो जब इंड पर पहुँच रहे हैं तो आपकी कोशिश रहे कि चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, गला थोड़ा खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ी कम निकलेगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो जरा देखो चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या क्या है। हमें सबसे पहले तीन टर्म डिस्कस करने हैं, एक एडजॉर्प्शन, एक एब्जॉर्बेट और एक एब्जॉर्बेंट। क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो जरा देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या किया, एक सॉलिड सरफेस लिया। हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड सरफेस पर गैस को दिखा रहे हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये जा रहा है। ठीक है, गैस एड्सॉर्ब्ड, एब्जॉर्प्शन इन सॉलिड सरफेस। अब ये कैसे हो रहा है, इस बात को हम समझाते हैं आराम से, एक एक करके। जरा गौर से समझिएगा। ठीक है दोस्त, ये हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है। ऐसे थोड़ा सा मैं इसको कर लूं, ये हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है। ऐसे ये देखो, ऐसा ये हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है, इस तरह से। अब इस सॉलिड सरफेस में हमने क्या किया, कोई गैस यहाँ पे छोड़ी। ये गैस के मॉलिक्यूल है। ऐसे ये देखो, इस तरह से कोई गैस है। बात को समझते जाइए। ये क्या है, ये है हमारा सॉलिड सरफेस। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी गैस। अब गैस और सॉलिड सरफेस के बीच में क्या होगा, क्या गैस के मॉलिक्यूल टहलते हुए इस पर कोलिजन करेंगे। ऐसे 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 ऐसे, और ये पूरा सिस्टम किसी ना किसी कंटेनर में बंद कर दिया मैंने। ये देखो, खुले में भी हो सकता है, बंद में भी हो सकता है। ये मैंने कर रखा है ऐसे। ठीक, अब जरा देखो क्या हुआ। जब दोस्त आप ऐसा करते हो तो देखो होता क्या है, होता ये है कि ये जो आपने सरफेस बना रखा है, इस सरफेस पर गैस क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखो हमारा सरफेस है। अब इस सरफेस पर क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है, ये सरफेस पर जो गैस के मॉलिक्यूल है, ये सरफेस पर इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस तरह से ये गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए, इस तरह से। और बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, बाहर भी रहेंगे, इस तरह से। ये देखो, बहुत सारे मॉलिक्यूल बाहर भी हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे एब्जॉर्ब भी हो गए। जो एब्जॉर्ब हो गए वो कहो तो मैं ग्रीन से दिखा दूँ। ये जो एब्जॉर्ब हो गए इनको ग्रीन से दिखा दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है व्हाइट पे येलो समझ में कम आ रहा है। ये देखो, जो एब्जॉर्ब हो गए उनको मैंने ग्रीन से दिखा दिया है, ऐसा। अब जरा गौर से एक बात को समझिएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है, हम में से सबको पता है ये ऐसा होता है, इसमें से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सॉलिड सरफेस पे जब गैस इम्बीडेड होती है, गैस टकराती है, कोलिजन करती है, तो वो क्या करता है, वो उनके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। ये देखो सर, गैस कैसी है, ये देखो गैस है और ये हमारा सॉलिड सरफेस है। ये हमारा सॉलिड सरफेस है। ये तो गैस और सॉलिड सरफेस के बीच में क्या होता है बच्चों, एक रिलेशन डेवलप हो जाता है इस तरह का, ये ऐसे। और ये रिलेशन जो है
या तो हमारा वंडरवाल फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स होता है, या फिर ये रिलेशन हमारा जो होता है केमिकल बॉन्ड होता है। मतलब वो सरफेस के साथ वंडरवाल फोर्स भी बना सकता है और वो सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड भी बना सकता है। अब इस प्रोसेस को कहा जाता है एडजॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस पूरे प्रोसेस का नाम रखा जाता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। अब जरा देखो, प्रोसेस का नाम एडजॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्ब हो रही है उसको कहते हैं एब्जॉर्बेट। गैस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेट। और जिस पर एब्जॉर्ब हो रही है उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। ये, और यहां पर भी डी है, ऐसे, इस तरह से। तो जरा समझो क्या हुआ। प्रोसेस का नाम एडजॉर्प्शन है, जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसको कहते हैं एडजॉर्बेट, और जिस पर एब्जॉर्ब हो रही है, जिस सरफेस पर हो रही है उसको कहते हैं एडजॉर्बेंट। उसको क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। अब जरा बताओ, क्या ये पूरे सरफेस तक पेनेट्रेट किया है? सिर्फ सरफेस पर हो रहा है, ऊपर। ये देखो, पेनेट्रेट पूरे सरफेस पे नहीं किया है। मतलब ये सरफेस फिनोमिना होता है। ये कैसा होता है? सरफेस फिनोमिना होता है। मतलब सिर्फ सरफेस पे होगा। जैसे ये हमारा पूरा सॉलिड है, गौर समझिए, यदि हम इसको पूरा सॉलिड मान लें ऐसे, ये हमारा पूरा सॉलिड सरफेस है, ये देखो, ये पूरा सॉलिड सरफेस है। तो गैस जो एब्जॉर्ब होगी वो बेटा सिर्फ इसके सरफेस पे होगी, इस जगह पे, अंदर तक पेनेट्रेट नहीं करेगी, सिर्फ ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है। ये देखो, ऐसा होगा। ये हमारा मेटल सरफेस हो गया, ये मेटल सरफेस ले लिया आपने, और ये गैस हो गई जो एब्जॉर्ब हो रही। गैस जो एब्जॉर्ब होती है इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेट। और मेटल सरफेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंट। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। अब तो एडजॉर्प्शन जो होता है एक सरफेस फिनोमिना का, सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे ऐसा होता है और अंदर तक नहीं होता। किसी ने कहा सर कोई एग्जांपल बता दो, कोई ऐसा एग्जांपल जिससे ये बात समझ में आ जाए। तो यार डेली लाइफ में बहुत होते हैं, एक दो नहीं होते, बहुत होते हैं डेली लाइफ में। आप एक चौक खोलो और कलर पानी में डाल दो, कलर सोल्यूशन में डाल दो या इंक में डाल दो। जैसे ही चौक को इंक में डालोगे तो ऊपर वाली लेयर क्या होगी? सपोज करो आपने एक चौक को ब्लू कलर की इंक में डाल दिया, तो ऊपर वाली लेयर जो होगी वो ब्लू कलर की हो जाएगी। अंदर अभी भी ऐसे करके तोड़ोगे ना तो अंदर अभी भी व्हाइट होगी। इसका मतलब ऊपर की जो 3-4 लेयर हैं उनमें सिर्फ ब्लू कलर की इंक गई है, एब्जॉर्ब्ड हुई है कि नहीं? ऊपर की जो 3-4 लेयर है उनमें ब्लू कलर की रिंग एब्जॉर्ब हुई है, बाकी सब जगह नहीं हुई है। तो ये क्या है? एडजॉर्प्शन फिनोमिना हुआ। तो एडजॉर्प्शन फिनोमिना क्या है? सरफेस फिनोमिना है। जब किसी मेटल सरफेस पर कोई गैस कोलिजन करती है तो गैस क्या करती है? मेटल सरफेस के साथ एक बॉन्ड बना लेती है। वो बॉन्ड केमिकली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। मतलब वो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, वंडरवाल फोर्स भी हो सकता है, वंडरवाल फोर्स भी हो सकता है, और वो मेरे दोस्तों एक केमिकल बॉन्ड भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो, मगर उस मेटल सरफेस ने तो गैस को एब्जॉर्ब कर लिया ना। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एडजॉर्प्शन। जो चीज एब्जॉर्ब हो रही होती है उसको एब्जॉर्बेट कहते हैं, जिस पर एब्जॉर्ब हो रही होती है उसको एब्जॉर्बेंट कहते हैं। और ये सरफेस फिनोमिना होता है, सिर्फ सरफेस पर होता है, अंदर तक नहीं होता है, अंदर तक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे चौक। अब इस बात को आप चाहें तो हम इधर सुना भी सकते हैं। देखो, द एक्युमुलेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल स्पीसीज
एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ सॉलिड। देखो प्रोसेस का मतलब क्या है, जरा समझ लो अच्छे से। वही बात जो मैं बता रहा था वही है ना। द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन बल्क ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बल्क ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड का मतलब सिर्फ सरफेस पर होगा, अंदर तक नहीं जाएगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा, है ना, अंदर तक नहीं होगा, अंदर तक एडजॉर्प्शन नहीं होगा, सिर्फ सरफेस पर होगा। ये लिखा है, इसका मतलब ये है सरफेस पर होगा। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अंदर तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सिर्फ सरफेस पर होगा। एब्जॉर्बेट क्या होता है? द सब्सटेंस इंक विच गेट एक्युमुलेट ऑन ओवर द सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट, ये देखो, ये हमारी एक चौक है, इस तरह की चौक है। अब जब इसको इंक में डाला गया है तो इंक सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे लगी है, तो इंक हमारी हो गई क्या? एब्जॉर्बेट। चाक हमारी क्या हो गई? एडजॉर्बेंट। और ये प्रोसेस क्या हो गया? एडजॉर्प्शन। और ये सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ ऊपर ऊपर हुआ है, अंदर तक नहीं हुआ है। एब्जॉर्बेंट क्या होता है? द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच चॉक एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है उसको एब्जॉर्बेंट कहते हैं। एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली ए सरफेस फिनोमिना। ये देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये एक कैसा होता है? सरफेस फिनोमिना होता है शुरुआत में। अब मान लो घंटों छोड़ दोगे तो पूरी पूरी चौक कैसी हो जाएगी? ब्लू कलर की हो जाएगी, मगर शुरुआत में ये सरफेस फिनोमिना होता है। तो तीन टर्म समझ पाए। एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं, एब्जॉर्बेट किसको कहते हैं, और मेरे दोस्त एब्जॉर्बेंट किसको कहते हैं। ठीक है, इस बात को एग्जांपल के थ्रू समझ गए कि हाँ यार सर ऐसा ऐसा होता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब बात आती है, और दो तीन टर्म और देखो। डी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और जॉर्प्शन। अब एक एक करके इनको समझाते हैं। तो चलो जरा समझो ये क्या होते हैं, आपको समझाते हैं। देखो यार, किसी ने क्या किया, सरफेस पर गैस को एब्जॉर्ब कर लिया। सॉरी, किसी ने क्या किया, ये मेटल सरफेस है, देखिएगा ऐसे, ये मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पे क्या हुआ, किसी ने गैस को एब्जॉर्ब किया ऐसे, ये हमारा एक मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस पे हमने क्या किया, गैस को एब्जॉर्ब कर दिया ऐसे। ये देखो, और बहुत सारी गैस बाहर भी है, क्योंकि सारी गैस थोड़ी एब्जॉर्ब होती है, उनमें जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा वो रुक जाएंगे ऐसे। ये देखो, ये एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब क्या करो, यदि ये एब्जॉर्प्शन कुछ करने पर अपने आप निकल आए, जैसे आपने मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया या प्रेशर बढ़ा दिया या ऐसा कुछ भी कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रोसेस क्या हो गया, खत्म हो गया, अपने आप डिलीट हो गया। देखो जरा बच्चों, ये हमारा मेटल सरफेस था, और गैस जो है अपने आप क्या हुई, एक मिनट बेटा, क्या खुल गया, ये खुल गया एंड्रॉइड। हाँ, हम लोग एंड्रॉइड पे नहीं पढ़ाते हैं, तो हम लोग फिर से अपने सिस्टम पे आ जाते हैं ऐसे। अब यार हम लोग कर क्या रहे थे, गैस को एब्जॉर्ब करा रहे थे। अब गैस क्या हुई, बाहर आ गई, डी एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब जो गैस एब्जॉर्ब हुई थी वो बाहर निकल आए। ये देखो, गैस बाहर निकल आई, और ये अलग हो गया हमारा एब्जॉर्बेंट।
अब दोनों के बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं है, नो फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स या बॉन्ड नहीं है। ये देखो, तो क्या हुआ, आपने कुछ किया, क्या किया, मान लो टेम्परेचर हाई कर दिया, तो सारी की सारी गैस जो एब्जॉर्ब हुई थी वो बाहर निकल आई, सारी की सारी गैस जो एब्जॉर्ब हुई थी वो बाहर निकल आई। अब इस प्रोसेस को कहा किया जाएगा, तो इस प्रोसेस को साइंस की लैंग्वेज में देखो क्या कहते हैं, ये पढ़ो, डी एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एन एब्जॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट इज नोन एज डी एब्जॉर्प्शन। क्या, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट का एब्जॉर्बेंट के सरफेस से रिमूवल क्या कहलाता है, डी एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये देखो, तो डी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है कि जब आप कुछ ऐसा करो, अपने आप तो होगा नहीं, अपने आप तो होगा नहीं, इसका मतलब किसी ने किया होगा, तो हमने कैसे किया, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो मेटल ने क्या किया था, वंडरवाल फोर्स के थ्रू गैस को एब्जॉर्ब कर रखा था, वो वंडरवाल फोर्स ब्रेक हो जाएंगे, गैस एस्केप कर जाएगी। अब इसको टेक्निकली नाम क्या दिया जाए, तो ये टेक्निकली नाम दिया गया है डी एब्जॉर्प्शन, और कुछ नहीं है, नहीं तो ये काम तो हम लोग डेली देखते हैं, बस टेक्निकली नाम जो है वो पढ़ने हैं अपने को कि वो टेक्निकल नाम क्या है। तो डी एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब किसी मेटल सरफेस से या एब्जॉर्बेंट से एब्जॉर्बेट अलग हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल इन एब्जॉर्बेंट। ठीक, अब अगला टर्म क्या है, एब्जॉर्प्शन, सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जरा अब इसको समझाते हैं, इन्होंने क्या लिखा है अब हम बताते हैं। और देखो, एक टर्म हमने उठाया जिसका नाम रखा गया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है इसको समझाते हैं। होता क्या है, ये हमारे पास मेटल सरफेस है, चलो मेटल सरफेस इतनी देर से ग्रीन बना रहे हैं तो अभी भी ग्रीन ही बना लेते हैं। देखो, ये हमारे पास मेटल सरफेस है, ऐसे, ये हमारे पास मेटल सरफेस है, अच्छे से देख लो, ऐसे, ये बच्चों हमारे पास मेटल सरफेस। अब आपने क्या किया, अब आपने गैस को एब्जॉर्ब कराने की कोशिश की, ओह थोड़ी बड़ी गैस हो गई है, इसका मतलब मैंने इसको ऐसे नहीं किया। अब देखो, ये गैस है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में गैस है, ये हमारी गैस है और ये हमारा मेटल सरफेस है। ठीक, अब जरा बात समझिए, अब गैस क्या कर रही है, जरा देखिए, मेटल सरफेस पे पूरी तरह से एकोमोडेट हो रही है, जरा समझिएगा, ये पूरे मेटल सरफेस पर, ये पूरे मेटल सरफेस पर गैस क्या हो रही है, एकोमोडेट हो जाती है इस तरह से। अब सर एक मिनट, ये देखो इस तरह से, अब ये सरफेस पे नहीं हो रहा है, अब ये यूनिफॉर्मली सरफेस के अंदर हो रहा है, ऐसे। अब सरफेस के अंदर क्या हो रहा है, पेनेट्रेशन हो गया है, और पेनेट्रेशन होके एब्जॉर्ब हो गई है, ये देखो ऐसे, इस तरह से। अब सरफेस पे कुछ नहीं है, ये सरफेस है, सरफेस पे किसी भी तरह का एब्जॉर्बेशन नहीं है, सरफेस पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। कहां पर है, उसके अंदर है। जैसे मिट्टी को देखा है, आप मिट्टी खोदते हो तो नीचे की मिट्टी गीली निकलती है और ऊपर की मिट्टी सख्त होती है, उसमें कोई पानी नहीं होता है, तो लगभग कुछ ऐसा ही है।
पूरे मेटल सरफेस में ऊपर कुछ नहीं होगा मगर नीचे सब एब्जॉर्ब होगा, नीचे पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना? इस तरह का कुछ है, जैसे मिट्टी में ऐसा होता है, इस तरह के। जैसे चौक है, चौक को भी ऐसा कर सकते हो। कैसे? चौक को पानी में डाल दो, गीली हो गई, अब उसको निकाल दो। जब उसको सुखाओगे तो ऊपर वाली लेयर सूख जाएगी मगर नीचे अभी भी पानी एब्जॉर्ब है। तो ये, तो जब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है यूनिफॉर्मली वो चीज पूरे मेटल में समा जाए मगर सरफेस पर ना हो। सरफेस पर नहीं है, सरफेस पर ना हो कि उसके अंदर हो। इसी को कहते हैं, देखो जरा ये लिखा है, द सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क। थ्रू आउट द बल्क मतलब सब जगह पे हो मगर सरफेस पे ना हो, मगर सरफेस पे ना हो। थ्रू आउट द बल्क, पूरे बल्क में होगा मगर सरफेस पे नहीं होगा, अंदर होगा, उसके अंदर। मेटल सरफेस के अंदर सिर्फ एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्ब मेटल सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब्ड होगा, सरफेस पर नहीं होगा, सिर्फ उसके अंदर होगा। अब जरा देखो एक टर्म और है, जॉब्सन। ये देखो, इस टर्म को देखो, द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियस। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये है कि ये हमारे पास यदि मेटल सरफेस है ऐसा, देखो ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है इस तरह से, सॉरी, ये हमारे पास मेटल सरफेस है और इस पर आपने गैस डाली इस तरह से। अब इस पर मैंने क्या किया, गैस एक्मुलेट कराई ऐसे ऐसे। तो अब ये क्या कर रहा है, ये मेरे दोस्त ऐसा काम कर रहा है कि पूरे पूरे मेटल सरफेस में, ओ ये देखो, पूरे पूरे मेटल सरफेस में इस तरह से, पहले तो मेटल सरफेस बना लेता हूं। ये देखो मेटल सरफेस है। अब क्या हो रहा है, गैस पूरे मेटल सरफेस में एक्मुलेट कर जा रही है। ओ जरा समझिए, गैस का ये क्या है, यदि मेटल के अंदर हो रहा है, सरफेस के अंदर पेनेट्रेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो देखो ये एब्जॉर्प्शन हुआ। अब एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एडजॉर्प्शन भी हो जाए, सरफेस पर भी हो जाए, ये देखो अब ये सरफेस पर भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। ऐसे, ये देखो, अब ये वाला प्रोसेस का नाम क्या है, इस वाले प्रोसेस का नाम है एडजॉर्प्शन और इस वाले प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन। और दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं, तो जब दोनों होते हैं तो इन दोनों को मिलकर क्या बोला जाता है, जॉर्प्शन। तो ये देखो, यदि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हो, मतलब लेयर ऊपर भी एक्युमुलेशन हो रहा हो गैस के मॉलिक्यूल का, अंदर भी हो रहा हो, गैस के मॉलिक्यूल का ऊपर भी एक्युमुलेशन हो रहा हो, अंदर भी हो रहा हो, तो हम उसको नाम देते हैं क्या, जॉर्प्शन। तो बात समझ पाए, द प्रोसेस एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियस। यदि दोनों कहीं पर साइमल्टेनियस हो रहे होंगे तब ये नाम होगा। अब देखो ये 6 जो टर्म हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर देता हूं, एक सिंपल फॉर्म में बता देता हूं। देखो मेटल सरफेस है, उस पर गैस एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक, जो एब्जॉर्ब हो रही होती है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट,
जिस पर एब्जॉर्ब हो रही होती है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडजॉर्सन। और ये सिर्फ सरफेस पर हुआ है। ठीक। अब दूसरा प्रोसेस उठाया, यदि गैस सरफेस पे ना एब्जॉर्ब होकर पूरे मॉलिक्यूल के सिर्फ अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्सन। एब्जॉर्सन। ठीक। अब यदि एब्जॉर्सन एंड एडजॉर्सन दोनों एक साथ हो रहे हो, मतलब सरफेस पर भी एक्मुलेशन हो रहा हो, अंदर भी एक्मुलेशन हो रहा हो, तो बोलते हैं जॉर्सन। ठीक है। अब जरा देखो, फैक्टर इफेक्टिंग एब्जॉर्सन ऑफ द सॉलिड, कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे? इफेक्टिंग फैक्टर। तो यार इफेक्टिंग फैक्टर तो अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्या? जरा देखिएगा, नेचर एंड द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। यदि मेटल प्लेट ज्यादा बड़ी होगी तो ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी। भाई सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा गैस उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, है कि नहीं? ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, ग्रेटर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब, है कि नहीं? भाई ये तो सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल उससे क्या आएंगे? कोलिजन करेंगे। और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे कोलिजन करेंगे उतनी ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी। क्यों? उतना ही ज्यादा क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स बनेगा मॉलिक्यूल के बीच में। अच्छा, देयरफॉर सिलिका एंड चारकोल आर गुड एब्जॉर्बिंग एजेंट। नेचर ऑफ गैस बीइंग एब्जॉर्ब। अब जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसकी बात। अब देखो, गैस एब्जॉर्ब होती है मेटल के साथ, मैंने आपको पढ़ाया क्या करती है? वंडरवाल फोर्स बनाती है। वंडरवाल फोर्स बनाने के लिए गैस कैसी होनी चाहिए? पोलर होनी चाहिए। और जो गैस पोलर होती है उनकी लिक्विफिकेशन भी बहुत हाई होती है, ये आपको पढ़ाया गया है गैस स्टेट में। तो जरा देखो इस बात को पढ़ो, ए गैस विच इज मोर इजिली लिक्विफाइड आर मोर soluble in water is more readily absorbed। इनका कहना क्या है कि जो गैस इजीली लिक्विफाई होती है या जो गैस वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है वो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा करेगी। तो यार बिल्कुल सही बात है। भाई कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई होती है? जिनमें पोलरिटी होती है। कौन सी गैस वाटर में सॉल्युबल होती है? जिनमें पोलरिटी होती है। जब पोलरिटी होगी तो वो क्या करेगा? मेटल सरफेस के साथ अट्रैक्शन फोर्स बना पाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बना पाएगा तो क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया। अट्रैक्शन फोर्स बना पाएगा तो क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया, है कि नहीं? तो इसी बात को उन्होंने एक साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख दिया है, एक गैस विच इज मोर इजिली लिक्विफाइड। अब जो गैस इजिली लिक्विफाई होगी, कौन सी गैस इजिली लिक्विफाई होगी? जिसकी पोलरिटी ज्यादा होगी। और जो गैस वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगी वही गैस जो होगी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। अब इस बात को वो सिंपली लिख सकते थे कि हाई पोलर गैस, हाई पोलर गैस, ठीक है, हाईली या इजिली, इजिली एब्जॉर्बेड। ये देखो, जितनी ज्यादा पोलर गैस होगी उतनी तेजी से एड्जॉर्शन करेगी। इस बात को सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यार फोर्स ब्रेक हो जाएंगे, और फोर्स ब्रेक हो जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर एड्जॉर्शन ऑफ गैस डिक्रीजेस बिकॉज एड्जॉर्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ ये भी कह लो तो ठीक है, नहीं तो आप वो चाहो तो वो कह लो। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है? जरा देखो यार, हमारे पास ये था, देखो ये हमारे पास सॉलिड सरफेस है। अब मैं छोटा सॉलिड सरफेस बना लेता हूं, ये सॉलिड सरफेस है। अब इस पर आपने गैस डाली, जब इस पर गैस डाली तो गैस एब्जॉर्ब हो गई ऐसे इस सरफेस पर। ये देखो ये सरफेस है और आपने इस पर गैस डाली थी ऐसे, और ये एब्जॉर्ब हो गई ऐसे। अब जरा बताओ कि यदि गैस एब्जॉर्ब हुई होगी तो किस वजह से हुई होगी? ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ही तो एब्जॉर्ब हुई होगी, है कि नहीं? गैस एब्जॉर्ब इन मेटल सरफेस
ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स। अब यदि अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुआ है तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। भाई इस पूरे प्रोसेस का साइन कैसा होगा? डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? पीछे जाएगा, है ना? आपको ली चैटेरियल प्रिंसिपल में पढ़ाया गया है। इन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम shifted to backward direction, backward direction. It means adsorption decreases. इसका मतलब क्या हुआ? एडजॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। वही बात यहां लिखी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। अब प्रेशर, भैया प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? वंडरवाल फोर्स बढ़ेंगे। क्यों? जरा देखो अब क्या हो रहा है। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है? मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था ली चैटेरियल प्रिंसिपल में। क्या पढ़ाया था? कि हमें हमेशा अपोज करना होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो वो क्या करेगा? प्रेशर कम। अब प्रेशर कम कैसे होगा? यदि गैस एब्जॉर्ब हो गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? भाई ली चैटेरियल प्रिंसिपल में क्या कहा गया था कि जिस वेरिएबल को तुम चेंज करोगे उस चेंज का वो विरोध करेगा। मतलब यदि तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वो ऐसा कुछ करेगा कि प्रेशर कम हो जाए। मतलब अपोज करना उसका काम है। अब अपोज करना उसका काम है तो तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो अब जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका काम अपोज करना है। तो वो अपोज कैसे करे? यदि गैस एब्जॉर्ब हो गई तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं? तो इंक्रीजिंग इन प्रेशर, इंक्रीजिंग इन प्रेशर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। इस वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। क्यों? जैसे ही तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि भैया तुमने प्रेशर बढ़ाया है तो उसका काम है अपोज करना। अपोज करने का मतलब है कि इधर शिफ्ट हो जिधर प्रेशर कम हो जाए। और प्रेशर कम किधर होगा? जब गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो गैस कम हो गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के देखो कितने टाइप होते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन दो, फिजियो एब्जॉर्प्शन और केमियो एब्जॉर्प्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं, इस बात को डिस्कस करता हूं। शायद कलर मैच नहीं कर रहा है, इस कलर को उठाते हैं। देखो फिजियो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जब एब्जॉर्प्शन में क्या हो, जैसे कहीं पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देखिए फिजियो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? ये हमारे पास मेटल सरफेस है ऐसे। अब यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऐसे। ये एब्जॉर्प्शन हुआ इस तरह से। ऐसे। अब जरा मेरी बात को समझिएगा। जब ऐसा हुआ तो हुआ क्या? भाई मेटल सरफेस और गैस, मेटल सरफेस को क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंट
वेट कहते हैं। ठीक, अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक इंटरेक्शन ही तो डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं। अब जो ये इंटरेक्शन है ये दो तरह का हो सकता है। दो तरह का कैसे हो सकता है इन दोनों के बीच में सिर्फ वंडरवाल फोर्स हो, वंडरवाल फोर्स, ठीक है, बिटवीन मेटल सरफेस एंड गैस। और हो सकता है केमिकल बॉन्ड बन गया हो, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। हो सकता है दोनों के बीच में क्या बनाओ, केमिकल बॉन्ड बनाओ। इसी वजह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जब वंडरवाल फोर्सेस डेवलप होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, फिजियो, क्योंकि फिजिकल चेंज हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन तो ही नहीं है। तो देखो, इट अराइज बिकॉज ऑफ द वंडरवाल फोर्सेस। जब उनके बीच में वंडरवाल फोर्सेस होते हैं तो उसको बोला जाता है फिजियो एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल रिलेशन। इट इज कॉज्ड बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमियो एब्जॉर्प्शन कब कहते हैं, जब हम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब आप जानते हैं इट इज ए रिवर्सेबल इन नेचर। भाई फिजियो एब्जॉर्प्शन है तो जैसे ही तुम क्या करोगे, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे, आसानी से वंडरवाल फोर्स ब्रेक हो जाएंगे। इसी वजह से फिजियो एब्जॉर्प्शन रिवर्सेबल होता है, मगर केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये गलत लिखा है, ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है क्योंकि बॉन्ड थोड़ी ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड थोड़ी ब्रेक हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए फिजियो एब्जॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम होती है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं, फॉर्म भी हो रहे हैं। अभी हमने ली चैटर्जी प्रिंसिपल से ही बताया था, इसका मतलब वहां इक्विलिब्रियम थी। और केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होती। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है भाई, जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन है तो उसको सिर्फ वंडरवाल फोर्स बनाना है, तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मगर केमिकल एब्जॉर्प्शन में बॉन्ड बनना है, तो बॉन्ड कौन किसके साथ बनाएगा ये स्पेसिफिक है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, फिजियो एब्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक नहीं होता है। अब देखो, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विफाइड गैस आर एब्जॉर्ब मोर इजिली। ये बात अभी हम पीछे ही बता चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक पीछे जितने भी स्टेटमेंट पास किए थे वो सब फिजियो एब्जॉर्प्शन से पास किए थे, क्योंकि जनरली फिजियो एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो तो आप जानते ही हो, जितनी ज्यादा गैस लिक्विफाई होगी उतनी तेजी से क्या करेगी, वो उतनी तेजी से एब्जॉर्ब होगी। क्यों, जितनी ज्यादा तेजी से गैस लिक्विफाई हो रही होगी इसका मतलब पोलरिटी ज्यादा है, पोलरिटी ज्यादा है तो जल्दी वंडरवाल फोर्स बना लेगी। अब इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, गैस विच कैन रिएक्ट विद एब्जॉर्बेंट एंड सो केमिकलो एब्जॉर्प्शन। तो ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। और बात भी सही है भैया, किसको किसके साथ बॉन्ड बनाना है तो ये तो नेचर पे डिपेंड करेगा। मगर ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। मतलब जब केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, सॉरी पीछे आगे चलना है, जब ये चल रहा होगा तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू कम आएगी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है, सिर्फ एक इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है। इसको हम पीछे लिख देते हैं, पीछे मैंने ये कहीं बनाया है यहाँ पर। अब इसके दो पार्ट कर देता हूँ, जरा समझिएगा। यदि फिजियो एब्जॉर्प्शन चल रहा है, ठीक है, एक मिनट, फिजिकल एब्जॉर्प्शन चल रहा है तो डेल्टा एच जो होता है वो लो होता है। और यदि केमिकल एब्जॉर्प्शन चल रहा है, क्योंकि वहां केमिकल बॉन्ड बने हैं और केमिकल बॉन्ड बनने में हाई एनर्जी का वेरिएशन होता है, तो डेल्टा एच जो होता है वो हाई होता है, ये कहा जा रहा है। और ये देखो,
इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, कितनी 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और केमिकल में कितनी है, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, कितनी 80 से 250 किलो जूल पर मोल। ये जो पॉइंट है इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं खूब, तो ऐसा नहीं है कि बस तुम इसको पढ़ के सुन के बस निकाल रहे हो कान से, ये याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है भाई। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है, वंडरवाल फोर्स है, तो वंडरवाल फोर्स को डेवलप करने या ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी थोड़ी लगेगी, तो डेल्टा एच कम होगा, और केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने में या ब्रेक करने में बहुत एनर्जी लगेगी, इसी वजह से उनका डेल्टा एच ज्यादा होगा। अब देखो फेरेबल एट लो टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ये बात अभी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं कि टेम्परेचर कम रखो, क्यों, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, वंडरवाल फोर्सेस हैं, टेम्परेचर ज्यादा दोगे ब्रेक हो जाएंगे, मगर यहां टेम्परेचर ज्यादा फेरेबल होगा, फेरेबल एट हाई टेम्परेचर, इट इज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है टेम्परेचर को फेवर करता है, क्यों, क्योंकि भैया पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे फिर फॉर्म होंगे ना, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, इस वजह से क्या है, हाई टेम्परेचर फेवर होता है। कहां पे फेवर होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में। केमिकल एब्जॉर्प्शन में ये माना जाता है कि टेम्परेचर हाई होगा तो रिएक्शन को फेवर करेगा। अब नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी, भाई जब कोई बॉन्ड बनना ही नहीं है तो इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, नो फेवर का मतलब लो, और इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। हाई क्यों होती है, क्योंकि आपको बॉन्ड फॉर्म करना है, ठीक है। इट रिजल्ट मल्टीलेयर, हाँ फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टीलेयर होता है, मगर जो हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो सिर्फ ऊपर की लेयर पे होता है, वो सिर्फ कहां होता है, ऊपर की लेयर पे होता है, और जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मल्टी लेयर होता है, नीचे तक जाता है, ठीक है, और बॉन्ड सिर्फ ऊपर वाली लेयर के साथ ही बना सकते हो, तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के दो टाइप है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को फिजियो एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसको केमियो एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिजियो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब वंडरवाल फॉर्म होते हैं किसके साथ, मेटल सरफेस और गैस के साथ, और जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं ये। अब वंडरवाल फॉर्म होंगे तो आप जानते ही हो कि एनर्जी इनको कम चाहिए होगी, है ना, तो ये रिवर्सेबल होते हैं, ये इरिवर्सेबल होते हैं। इनमें लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। इनका डेल्टा एच कम होगा, इनका डेल्टा एच ज्यादा होगा। ये टेम्परेचर को अनफेरेबल होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करता है, और यहाँ टेम्परेचर फेरेबल होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज करता है। ये रिवर्सेबल होता है, ये इरिवर्सेबल होता है। अब आगे आ जाओ, अब एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इस बात को जरा डिस्कस करते हैं कि ये क्या कहानी है, तो इस बात को बताते हैं। देखो ग्राफ ऑफ गैस एब्जॉर्बेटेड पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट at constant temperature in range of pressure। आइसोथर्म ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब आप कितनी गैस 1 ग्राम एब्जॉर्बेंट में एब्जॉर्ब हो रही है प्रेशर बढ़ाने पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने पर कितनी गैस पर ग्राम एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब हो रही है, उसको कहा जाता है, उसके ग्राफ को कहा जाता है आइसोथर्म। आइसो का मतलब आप समझ ही गए होगे, आइसोथर्म का मतलब समझ गए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसका मतलब ये है। तो जरा देखो हम बताते हैं, जैसे ये मेरे पास मेटल सरफेस है, ये देखो ये कितना मेटल सरफेस है, m ग्राम मेटल सरफेस है। अब इसमें गैस एब्जॉर्ब हो रही है ऐसे,
ये गैस एब्जॉर्ब हुई। तो जरा बताना हमको क्या चाहिए, m ग्राम एडजॉर्बेंट में x ग्राम गैस एडजॉर्ब हो रही है। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, 1 ग्राम में होगी x अपॉन m ग्राम गैस एब्जॉर्बेटेड, होगी कि नहीं। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, x अपॉन m ग्राम। ये देखो लिखा है x अपॉन m, ये देखो ये क्या है, y एक्सेस पे, और प्रेशर तुम कहां बढ़ा रहे हो, x एक्सेस पे प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो ये चीज है। तो ग्राफ का मतलब समझे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पर ग्राम एडजॉर्बेंट कितनी गैस एब्जॉर्ब कर रहा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ग्राफ ऑफ गैस एब्जॉर्बेटेड पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन रेंज ऑफ प्रेशर। अब वो ग्राफ ऐसा कैसे आया है, ये तो आप जानते ही हो कि भाई टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस एब्जॉर्ब होगी। तो जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हो गैस एब्जॉर्ब होती चली जा रही है? और जितना कम टेम्परेचर है उतनी ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो रही है। चेक कर लो, हाई टेम्परेचर पे सबसे कम एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्ब वैल्यू है, पर ग्राम कितनी गैस एब्जॉर्ब हो रही है वो है x अपॉन m। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी कम गैस एब्जॉर्ब हो रही है, जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो रही है। अब इसके लिए एक इक्वेशन भी बनाई गई है। देखो साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन बना के दी। अब इन्होंने क्या इक्वेशन बनाई है बताता हूँ। इन्होंने कहा कि यार जो एब्जॉर्ब गैस होती है इनके बीच में ये रिलेशन आता है, x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1/n। और इसको यदि हम लॉग ले लें तो यार लॉग ले लोगे तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी दोस्त, ऐसी आ जाएगी लॉग लेने पर। अब जरा देखो इस वैल्यू को जरा गौर से समझिए, हम क्या कर रहे हैं। ये पूरा हमारा हो गया क्या, y, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया m, और ये कांस्टेंट है c हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रही है। y की जगह क्या है, log x अपॉन m है, c की जगह क्या है, log k है क्योंकि k कांस्टेंट था, और m मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा, इसकी जगह क्या है मेरे दोस्त 1 अपॉन n है, और x की जगह क्या है log p है। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो सबको पता है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y एक्सेस पे एक पॉइंट रखो और स्टेट खींच दो। ये देखो ऐसा आएगा, y एक्सेस पे एक पॉइंट रख के स्टेट खींचते चले जाओगे, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये देखो लॉग है, और इसका इंटरसेप्ट ये हुआ। क्यों? इंटरसेप्ट क्या बोला जाता है, c को बोला जाता है। और स्लोप क्या हुआ, ये m, ऐसे। अब जरा देखो इन्होंने ये इक्वेशन बताई थी। अब इस इक्वेशन में कुछ केस भी है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है जरा समझिए। यदि 1 अपॉन n की वैल्यू 0 मान ली जाए तो जरा बताना इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन m इक्वल टू हो जाएगा k p की पावर 0। तो इक्वल टू हो गया k, मतलब x अपॉन m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k के बराबर, मतलब कांस्टेंट। जब 1 अपॉन n की वैल्यू 0 कर दोगे तो x अपॉन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी लगभग। अच्छा, केस नंबर 2 जरा समझो। केस नंबर 2, यदि 1 अपॉन n की वैल्यू 1 रख दी जाए तो x अपॉन m इक्वल टू आ जाएगा ये, मतलब ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है कि नहीं।
ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी। ऐसे यही तो हुआ कि जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो रही होगी। और फिर अब एक और बात भी हो सकती है, 1/n=1 भी हो सकता है, 1/n=0 भी हो सकता है। तो जरा देखना इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा। आगे देखिए ग्राफ बना है कि नहीं, नहीं बना है, तो हम लोग बना लेते हैं यार, ऐसी क्या बात है। अब जरा देखो इस बात का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरा समझिएगा। देखो मैं इधर P ला रहा हूं और इधर ला रहा हूं x/m। अब ग्राफ बनाओ जरा, जब ये ग्राफ कब आएगा और ये ग्राफ कब आएगा, हमें ये देखना है। ये शुरुआत में आएगा जब x/m=kp, 1/n की वैल्यू 1 कब होती है, जब शुरुआत होती है। ग्राफ ऐसे चलता है ना, ऐसे। इसका मतलब शुरुआत में ग्राफ देखो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, यदि आप अच्छे से ध्यान दो। शुरुआत में ग्राफ ऐसा चल रहा है, तो ये वाली जगह वो है जहां पर 1/n=1 है, मतलब जहां पर x/m बराबर होगा kp के, प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है, शुरुआत में क्या होता है, 1/n की वैल्यू 1 के बराबर होती है शुरुआत में, ऐसे। और जब आप यहां पहुंच जाते हो, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, भाई इक्विलिब्रियम भी तो आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्यों, आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा, गैस और एब्जॉर्ब गैस के बीच में इक्विलिब्रियम भी तो आएगा। आपने फिजिकल एब्जॉर्प्शन अभी पढ़ा है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड लेवल, सैचुरेशन लेवल। सैचुरेशन लेवल का मतलब क्या है, x/m की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, है कि नहीं। और x/m की वैल्यू कहां कांस्टेंट हो रही है, केस नंबर 1 पे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में हमारे पास x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है। इसका मतलब वहां n/n=0 होगा, यहां पर इस जगह, ऐसे। अब भी प्रेशर तुम बढ़ाते चले जाओगे तो ये ग्राफ फिर नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा, ये ग्राफ नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम अभी भी प्रेशर बढ़ा रहे हो, भाई सैचुरेशन लेवल आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेशन लेवल आने का मतलब अब इससे ज्यादा गैस एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अब उससे ज्यादा गैस एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो गैस उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, वो ये वाला पोर्शन है। तो गैस के एब्जॉर्प्शन का फिगर देखो, आपने ये बनाया था, ये देखो अच्छे ध्यान दो, ये देखो। अब ये सब उठ रहे हैं, पहले स्ट्रेट जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, ये देखो, और फिर पैरेलल हो रहे हैं। पैरेलल होने का मतलब सैचुरेशन लेवल आ रहा है, ठीक है। और सैचुरेशन लेवल के बाद ये नीचे आएंगे। यदि मान लो तुमने और प्रेशर बढ़ा दिया तो फिर ये ग्राफ नीचे की ओर आने लगेगा, ऐसे, वेरी हाई प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर पे ग्राफ फिर नीचे की ओर आने लगता है, इसीलिए 1/n है। 1/n एक वेरिएबल चीज है। तो देखो इन्होंने ये सिस्टम बताया, x/m=kp⁴ 1/n, और इससे हम लोग क्या करते हैं, 1/n की वैल्यू भी निकालते हैं स्लोप से। ये जो m आया है ग्राफ का, ये बताता है कब m 1/n की वैल्यू क्या क्या आएगी। जो स्लोप आया है ना, वो स्लोप डिफाइन करता है कि 1/n की वैल्यू क्या क्या आएगी। इससे हमें ये पता चलता रहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कब कब एब्जॉर्बेशन बढ़ रहा है, कब कब कम हो रहा है, इस स्लोप से। ये देखो, अब जरा देखो यार, अब आपको एक दो बातें और बताता हूं इंपॉर्टेंट। पहली, यदि कहीं पूछते हैं कि एब्जॉर्प्शन आइसो बार क्या होता है, ये, तो इसका मतलब क्या है, आइसो बार, इसका मतलब क्या हुआ, आइसोबैरिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, P = कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, ये पूछा जा रहा है।
विद रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो यदि x अपॉन m की वैल्यू हम टेम्परेचर के साथ निकालें तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, किसमें, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। और ये मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन में होगा। ये देखो केमिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा होगा, x अपॉन m और t के बीच का ग्राफ, p इक्वल टू कांस्टेंट है, ध्यान रखना p चेंज नहीं हो रहा है, p चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो, तो कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। अब यदि कहीं पर एक और बात पूछ दी जाए कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। देखो एडजॉर्प्शन प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब टेम्परेचर जितना उसको अपोज करता है, प्रेशर उतना ही उसको सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ, टेम्परेचर जितना उसको अपोज करता है प्रेशर उसको उतना ही सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि यदि टेम्परेचर 10 मोल को बाहर निकाल देगा तो प्रेशर उसी समय 10 मोल को अंदर कर देगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना ये। तो जरा देखो यार, यदि हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा आएगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा आएगा। और ये ग्राफ भी जो मैंने खींचा है ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन का खींचा है, क्योंकि जनरली हम लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। तो जरा देखो, हम लोगों ने क्या बताया कि जो बात हम अभी पीछे करके आए हैं कि भैया गैस एब्जॉर्ब होती है, तो अब कंडीशन आई कि कितनी गैस एब्जॉर्ब होगी कितने प्रेशर पे। तो हम लोगों ने बताया कि जो गैस है और उस प्रेशर के बीच में ये रिलेशन होता है, और कब कब एब्जॉर्ब होगी कब कब नहीं होगी ये बताया। अब एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन प्रोसेस के एप्लीकेशन क्या है। तो यार एडजॉर्प्शन प्रोसेस के एप्लीकेशन ये है कि गैस को यदि हमें सेपरेशन करना हो तो भी हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज करते हैं, गैस के सेपरेशन में भी। जैसे एयर में क्या है, इनर्ट गैस है मैंने बताया था। अब एयर में इनर्ट गैस है, इसको निकालेंगे कैसे एयर से, तो एयर में जो इनर्ट गैस होती है उसको निकालने का प्रोसेस एडजॉर्प्शन मेथड से ही होता है। हम क्या करते हैं, चारकोल की लेयर ले देते हैं, चारकोल क्या करता है, ऑक्सीजन को लो टेम्परेचर पे इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन सबको, और इनको हम बाहर कर लेंगे आराम से, है ना। तो सेपरेशन के लिए भी यूज होता है। देखो एप्लीकेशन, द रिमूवल ऑफ unwanted gases for vapor. Many times poisonous vapors are present in air. These can be absorbed by a suitable absorbent. In fermentation industry, the excess of carbon dioxide can make the product, ठीक है, which is वो तो अब मैं अभी पढ़ा ही चुका हूँ। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, अब ये भी देखो इसमें भी एडजॉर्प्शन का यूज होता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, विनेगर, देयर आर ए नंबर ऑफ कलरिंग इम्प्योरिटीज, उनको हम लोग इससे रिमूव कर लेते हैं। कैटलिस्ट की बात भी बता दी, ये तो आप लोगों ने पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि कैटलिस्ट के फॉर्म में कैसे यूज होता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करते हो, मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब करा के ही तो आप रिडक्शन करते हो, ठीक है। अब लुब्रिकेंट, कार्बन जो होता है वो हमारा, कार्बन मतलब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो लुब्रिकेंट होता है, वो गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है तो गैस को फिर से छोड़ देता है। ये देखो, कार्बन एक्ट एज ए लुब्रिकेंट ड्यू टू द एब्जॉर्बेशन ऑफ गैस एट हाई एल्टीट्यूड, इट्स लॉसेस इट्स lubricating properties because the pressure of the gas is very much reduced.
लीडिंग टू द रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेटेड गैस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ग्रेफाइट। है कि नहीं भाई, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, गैस डी एब्जॉर्ब होने लगेंगी, गैस क्या होंगी, बाहर निकलने लगेंगी। इसी तरह से और आपके रिमूवल मतलब प्रॉपर्टीज हैं। अब बात आती है कोलाइडल की। तो जरा देखो यार, आज हम लोग ने एडजॉर्प्शन पूरा खत्म कर लिया है, कोलाइडल नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है, गले में थोड़ा दर्द है, नेक्स्ट क्लास में पूरा सरफेस खत्म कर देंगे। तो आप लोगों का काम है इसको अच्छे से देख लेना है, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें।